नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान पहुंच गए हैं। वे आज शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ब्रिक्स के घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है क्योंकि ये विचार विमर्श और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। झारखंड में दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में ओडिशा को प्रथम पुरस्कार मिला। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में 30 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7.2% रहने की संभावना। और मौसम विभाग ने कहा, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। बृहस्पतिवार की रात भीषण चक्रवाती तूफान के ओडिशा तट से टकराने की संभावना। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कजान में आयोजित हो रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। शिखर सम्मेलन का विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना है। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता नसीम नकवी से, जो इस समय कजान में मौजूद हैं। नसीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कजान में हैं। वहां कैसा माहौल देख रहे हैं आप इस समय? माहौल में बहुत गर्मजोशी है जी। पूरे प्रधानमंत्री इकट्ठे हो गए हैं। अगर मैं कहूँ कि रशिया के और पार्ट से भी काफी लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने के लिए आए हैं। जी। बहुत एक्साइटमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ रशिया में मेडिकल स्टूडेंट बहुत हैं और भारत के लगभग हर प्रांत के लोग के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। तो माहौल बहुत पुरजोश माहौल है। जब मोदी जी यहाँ आए थे तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा था माहौल। और टिपिकल तार डांस और इंडियन क्लासिकल डांस का एक फ्यूजन परफॉर्मेंस यहाँ पे लोकल आर्टिस्ट के द्वारा पेश किया गया। जी नसीम, प्रधानमंत्री आज शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत करने वाले हैं, तो इन दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस वार्ता को आप किस तरह से देखते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पहले भी ये दोनों की वार्ता हुई थी। भारत रूस संबंध 75 साल में और हम ये दोनों देश लगभग हर क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में है, न्यूक्लियर पावर के क्षेत्र में है, फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में है। कोई क्षेत्र लगभग ऐसा बचता नहीं है जिसमें इन दोनों देशों के संबंध ना हो। और इस मुलाकात से उन संबंधों को किया जाएगा और उनको बहुत मिलेगा। जी, धन्यवाद नसीम हमसे बात करने के लिए। प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा है कि भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक विकास एजेंडा, बहुपक्षवाद, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सहयोग, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने से संबंधित मुद्दों पर बातचीत तथा चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जुलाई 2024 में मॉस्को में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन के आधार पर कजान की उनकी यात्रा भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण तथा विशेष अधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और भी मजबूत करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और उच्च पूंजी प्रचुरता अनुपात के कम स्तर के साथ भारत की बैंकिंग प्रणाली सशक्त रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र का मुख्य उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक ऋण प्रदान करना विकास की गति को बनाए रखने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने अमेरिका में न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक सत्र में ये बात कही।
भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में आज 30 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी है। ये सहायता सामग्री फिलिस्तीन के पूर्व क्षेत्र में रहने वाले शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA के जरिए भेजी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस खेप में दांतों के उत्पाद, सामान्य चिकित्सीय सामग्री, अधिक ऊर्जा वाले बिस्कुट तथा आवश्यक औषधियां और सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में कुल 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। उम्मीदवार 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 1 नवंबर नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। पहले चरण के मतदान के लिए अब तक 25 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस बीच राज्य के विभिन्न भागों में सर्च अभियान के दौरान 7 करोड़ 72 लाख से अधिक की अवैध सामग्री और नकद राशि जब्त की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 6 प्राथमिकी दर्ज किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से कृष्ण कुमार लाल। उधर महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई। राज्य की सभी 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर को की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 4 नवंबर है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी। केरल में अगले महीने की 13 तारीख को वायनाड लोकसभा क्षेत्र, चिलक्कारा और पलक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। वायनाड से चुनाव लड़ रही कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी कल अपना पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले वे रोड शो भी करेंगी। वहीं एनडीए की नव्या हरिदास और एलडीएफ उम्मीदवार सत्यन मोकेरी बृहस्पतिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चिलक्कारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र और पलक्कड़ में यूडीएफ, एलडीएफ तथा एनडीए के उम्मीदवार कल से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। ये पुरस्कार 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को दिए गए। इनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, ग्राम पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समुदाय शामिल हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जल जीवन मिशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। अमृत 2.0 योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक घर में नल से जल की आपूर्ति करने पर कार्य किया जा रहा है। 2019 में सरकार द्वारा जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन की शुरुआत के समय केवल 17% ग्रामीण परिवार के पास टैप वाटर की सुविधा थी। आज 78% से अधिक परिवारों के पास नल से जल पहुंचा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार ओडिशा को, द्वितीय पुरस्कार उत्तर प्रदेश को और तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से गुजरात तथा पुद्दुचेरी को दिया गया। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्ति पत्र, एक ट्रॉफी और नकद धनराशि दी गई। आकाशवाणी से बातचीत में ओडिशा जल संसाधन के अपर मुख्य सचिव अनुगर्ग ने कहा कि राज्य में कई जल निकाय बनाए गए हैं और जल संचयन ढांचा स्थापित किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पेयजल अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 84% ग्रामीण घरों को पेयजल की सुविधा दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत उसमें काम किया और उसमें हम लोगों ने केवल 1.9% स्टार्ट करके और हम लोग 84% पर पहुंचे। उसकी सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित कराना और जहां से ग्राउंड वाटर ले रहे हैं उसमें सोर्स सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी में राजस्थान के सीकर में सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय को प्रथम पुरस्कार दिया गया। आकाशवाणी से बातचीत में स्कूल के प्रधानाचार्य हरिराम कुल्हारी ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में जल संचयन को लेकर बहुत से कार्य किए गए हैं।
क्योंकि राजस्थान में जल संरक्षण का कार्य करने की बहुत आवश्यकता है, वहाँ पर पानी की कमी है, इसलिए वहाँ की जनता में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। इसलिए उस क्षेत्र में हमने पिछले 1 वर्ष में कार्य किया, जैसे बरसात के जल को किस प्रकार सदुपयोग करना है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से कम पानी के अंदर हम वृक्षों को लगा सकते हैं, और जो प्राचीन परंपरागत तकनीकें हैं जल संरक्षण की, जैसे तालाब हैं, बावड़े हैं, उनकी साफ सफाई करवा करके भी हमने जल को सुरक्षित रखने का कार्य किया। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि निकट भविष्य में भारत सहकारिता अवसंरचना के लिए देश के सभी 8 करोड़ दुग्ध उत्पादक किसानों को दूसरी श्वेत क्रांति से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। श्री शाह आनंद में आज राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हीरक जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सिर्फ 1.5 करोड़ दुग्ध उत्पादक किसान सहकारिता से जुड़े हुए हैं, जबकि अधिकतर दुग्ध किसानों का अभी भी शोषण हो रहा है। पूरे देश भर के किसानों को, देश भर की सहकारिता को, देश भर के गांवों में काम करने वाली हमारी किसान माताओं बहनों को न केवल उनका सशक्तिकरण किया, उनको संगठित किया और अपने हक के लिए जागरूक करने का काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एन.जी. इंघेन के साथ छठे भारत सिंगापुर रक्षा मंत्री संवाद की सह अध्यक्षता की। इस शिखर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी दोनों पक्षों के बीच बढ़ती निकटता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति का दशक मना रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि भारत के बुनियादी संचालक उपभोग और निवेश मांगों में गति बढ़ने के कारण इसकी विकास गाथा बरकरार है। आरबीआई के मासिक बुलेटिन में श्री दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7.2% रहने की संभावना है। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 4.5% पर रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवात दाना मजबूत होकर बृहस्पतिवार और शुक्रवार से ओडिशा के तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात के कारण ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से बृहस्पतिवार की रात भीषण चक्रवाती तूफान के ओडिशा तट से टकराने की संभावना है। एक रिपोर्ट। उड़ीसा सरकार ने इसी महीने की 24 और 25 तारीख की मध्य रात्रि को उड़ीसा तट पर भीषण चक्रवाती तूफान दाना के आने की संभावना के मद्देनजर पूरे प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा है। सरकार ने कल शाम तक दाना से बुरी तरह प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों से 100% लोगों को निकालने की योजना बनाई है। तटीय जिलों में बिजली, भोजन और पानी जैसे आवश्यक सुविधाओं से लेस 800 से अधिक बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयों को तैयार किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्य सचिव श्री मनोज आहूजा ने आज भुवनेश्वर में सभी विभागों के साथ भीषण चक्रवात की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और अग्निशमन सेवा कर्मियों को निकासी और राहत कार्यों के लिए रेड जोन जिलों में अपनी स्थिति बनाने के लिए कहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। इस बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए आज से ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैब के चरण 2 को लागू कर दिया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में श्वसन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमित सूरी ने बरती जाने वाली सावधानियों के विषय में बताया। सबसे ज्यादा रिस्क वाले एज ग्रुप्स हैं, जैसे बहुत छोटे बच्चे 5 साल से कम, बुजुर्ग 65 या 70 साल के बुजुर्ग, या जिनको पहले से ही सांस की या हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। इनमें देखा गया कि प्रदूषण के कारण जो होने वाले साइड इफेक्ट्स ज्यादा देखे जाते हैं। कुछ सावधानियां हमें बहुत जरूरी है बरतनी, जैसे अनावश्यक बाहर नहीं निकले, घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल नहीं खोलें, सार्वजनिक परिवहन का यूज करिए। इस बीच दिल्ली सरकार ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ के तहत सड़क पर लाल बत्ती होने पर अपने वाहन बंद कर दें। भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारत और चीन के बीच विश्वास बहाल करने में दोनों देशों की सेनाओं की गश्ती की प्रक्रिया पर काम करना एक निर्णायक शर्त होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों का मुख्य उद्देश्य अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस लौटना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के कजान पहुंच गए हैं। वे आज शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ब्रिक्स के घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है क्योंकि ये विचार विमर्श और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। झारखंड में दूसरे चरण और महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किए। भारत ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता के रूप में 30 टन औषधि और खाद्य पदार्थ की पहली खेप भेजी। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 7.2% रहने की संभावना है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।